अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ठंडी ठंडी और धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, दुआ करती हूँ और उम्मीद भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और भरपूर वीकेंड गुजारने की तैयारी भी आप लोगों ने कर रखी होगी। बहुत से लोगों का कल से ही वीकेंड स्टार्ट हो गया है, बहुत से लोगों का आज वीकेंड स्टार्ट होगा और इस हफ्ते का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम भी है। और आपको पता है कि वीकेंड पर हमारी रूटीन के प्रोग्राम से थोड़ा हटकर ये प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं ताकि लाइटर टॉपिक्स हो और आपका जो वीकेंड है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजर जाए, आप बोर ना हो जाएं। ताकि जैसे ही वीकेंड का जो आगाज़ ही खुशगवार होगा तो मेरे ख्याल से जनाब पूरा वीकेंड ही अच्छा गुजर सकता है। और जैसे आप लोग को पता है कि हमारे इर्द गिर्द आजकल इतनी परेशानियाँ हो चुकी हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जनाब जो हमारे मकासद हैं उनको हम लोग उनके हसूल की ख्वाहिश के लिए हम लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब हम लोग उसकी कोशिश करने लगते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारा मकसद उतना होता है लेकिन हमारे में सलाहियत उतनी नहीं होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सलाहियत बढ़ानी चाहिए। हर ख्वाहिश के हसूल का एक अमल होता है और अगर वो अमल ना हो तो ख्वाहिश एक ख्वाब रह जाती है। तो हम जैसी आकबत चाहते हैं वैसा ही हमें अमल करना चाहिए और जो टेंशन है और जो परेशानियां हैं ना उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और इसी का नाम जिंदगी है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जैसे कहा जाता है कि दांत अच्छे हों तो सेहत भी अच्छी होती है क्योंकि हमारी सेहत का जो काफ़ी हद तक दारोमदार है हमारी ओरल हेल्थ पर होता है। और दांत बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी के हर हिस्से में अपनी अहमियत का अंदाजा करवाते ही रहते हैं हम लोगों को। और ख़ास तौर पर दांत निकलने का जो अमल होता है वो काफ़ी तकलीफदेह होता है। और आपने भी नोट किया होगा जनाब कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और जब फिर दूध के दांत गिरते हैं और तब भी वो बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है। और फिर जब दूध के दांतों की जगह पक्के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो वो भी बच्चों के लिए एक किस्म की सेलिब्रेशन ही कह सकते हैं कि हो जाती है। और इवन के जब हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं तो अक्ल दाढ़ वो भी जब निकलती है तो एक खासा मुश्किल मरहला होता है हम सब के लिए। इतनी तकलीफों के बाद जनाब जब हासिल होने वाले दांतों की हिफाजत नहीं की जाएगी तो आप समझे कि हम क्या करें फिर। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके दांत साफ और सेहतमंद होंगे तो आप जो कुदरत की पैदा करदा हर नेमत से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं और हमारी जो मुस्कुराहट है तभी अच्छी भी लगेगी और मुतासिर कुन भी होती है। तो जब दांत साफ नहीं होंगे, चमकदार नहीं होंगे, पीले होंगे, कीड़े लगे वाले होंगे तो जनाब हमारी मुस्कुराहट और हमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा जो है वो लग सकती हैं दांतों के हवाले से। तो इसलिए हम लोगों ने ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है इस हवाले से हमने आज बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ईशा ताहिर भट्ट हैं जो डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर ईशा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ईशा सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हमें बताइए कि अपने दांतों को तवील अरसे तक मजबूत और तवाना रखने के लिए हमें कौन कौन सी आदतें जो हैं वो अपनानी चाहिए और कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें इसमें इनकी बीमारियों में मुब्तला भी कर सकती हैं। दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें कम शुगर डाइट्स जिनको हम लेस शुगर डाइट्स कहते हैं वो लेनी चाहिए। ठीक है। और विटामिन्स जो हमें वेजिटेबल फ्रूट्स से मिल जाते हैं, नेचुरल जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं हमें वो लेने चाहिए अपनी डाइट में। बहुत ज़्यादा कैल्शियम इंटेक हमें बहुत करना चाहिए, जैसे मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं। कैल्शियम इंटेक इस तरह हो जाता है या सप्लीमेंट्स अगर एडल्ट्स हैं तो सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम के। और इसके अलावा फॉस्फोरस के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लें या वो चीज़ें खाएं जिनमें फॉस्फोरस होता है, जैसे फ़िश है, जैसे नट्स होते हैं, लेंटिल्स होती हैं। ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में कंटिन्यू रखनी चाहिए ताकि हमारे दांतों की जो लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और कौन कौन सी आदत हैं जो हमारे दांतों को ख़राब कर देती हैं? सबसे पहले तो हमारी सुस्ती, जो हम ब्रश नहीं करते। ठीक है। कुछ हमारी आधी आवाम है जो सुबह उठ के ब्रश नहीं करती तो ब्रशिंग करें और इसके अलावा अपने दांतों को माउथ वॉश और डेंटल फ्लॉसिंग की आदत रखें। उससे ये होता है कि बीमारियां या दांतों के मसले कम हो सकते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा कुछ हैबिट्स आप पूछ रही हैं, आप बार बार अगर शुगर इनटेक कर रहे हैं, डाइट कोक्स, ये कोक्स वगैरह जो हम पीते हैं, मतलब जो जितनी भी हमें फिजी ड्रिंक्स पीते हैं या इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनसे इज्तनाब करें तो हमारे जो है लॉन्ग लास्टिंग हमारे दांत रह सकते हैं। बिकॉज ये सारी सोडा ड्रिंक्स जो होती हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर
टूथ एनामल, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि हमारे जो दांत है वो अच्छे रह सके, हमारी मुस्कुराहट भी अच्छी लगे। दूसरा हमें बताइए कि आपके पास जो मरीज आते हैं वो खास तौर पर कौन कौन सी बीमारियों के साथ आते हैं दांतों के हवाले से? कॉमन जो डिजीज है, ये कॉमन मसला है, वो आजकल क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा कॉमन मसला ये कैविटीज का होता है। ठीक है, ये जो दांतों के कीड़ा लगते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा दांत टूट जाते हैं या दांत निकल नहीं रहे होते वक्त पे अपने, या दांत जो होते हैं विजडम टूथ एक्सट्रैक्शंस या विजडम टूथ के जो मसले होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि जब विजडम टूथ निकलना होता है तो वो बहुत पेनफुल चीज होती है। हाँ। तो एक ये बहुत कॉमन चीज हो जाती है। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो बच्चों की ओरल हाइजीन बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड होती है और पेरेंट्स इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल ना हो तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चों को दांतों में कैविटीज़ लग जाती हैं या दांत अर्ली लॉस हो जाता है दांतों का, अगर आप उनकी ओरल हाइजीन को नेग्लेक्ट ही रखेंगे। अच्छा, बहुत देर मतलब छोटी उम्र से ही हमें ओरल हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हमें किस तरह करना है। तो क्या उनकी हैबिट्स में या उनकी डेली रूटीन में हमें क्या क्या उनको डेवलप करनी चाहिए हैबिट्स ओरल हाइजीन के हवाले से? बच्चों की जब खास तौर पे जब टीथिंग हो रही होती है, उनके दांत निकल रहे होते हैं, तब आप उनको एक हार्ड चीज़ें दें, जैसे फ्रूट्स हो जाते हैं, ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, जैसे गावा हो गया, ये दे बच्चों को, ताकि उनकी जॉस की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, जॉ स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो अर्ली मतलब जब दांत निकलते होते हैं थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है बच्चों के लिए, तो उस टाइम बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कैल्शियम इंटेक करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो फजी कैंडीज होती हैं और ये शुगर इंटेक्स होता है, ये कम से कम रखें, चॉकलेट्स वगैरह, ताकि क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक मतलब बदनाम हुई हुई है चीज़ दांतों के लिए, मीठा, तो इसको हमें कम रखना चाहिए। ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि अमूमन हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना बड़े भी हम लोग जो नौजवान नस्ल आ जाती है कि हमारे दांतों के अंदर खुराक फंसना शुरू हो जाती है, जो हम चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं वो फंसती है, जो बड़ी इरिटेट भी करती है हम लोगों को। तो ये क्यों होता है? कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है यहाँ से खाना खाए और यहाँ से टूथपिक स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो टूथपिक सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गम्स के अंदर गैप क्रिएट करती है, दांतों के दरमियान गैप क्रिएट करती है, और इसको हम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं अपनी डाइट्स में। आफ्टर डाइटिंग या आफ्टर फूड इंटेक लोगों को आदत होती है टूथपिक्स करने की, तो आप ये मत करें। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा दांतों में खाना इसलिए फंसता है जब दांतों में खला पैदा हो जाती है, स्पेस पैदा हो जाती है, और वो कैविटीज की वजह से होती है, या दांत टूट जाते हैं। जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप टूट जाते हैं, टूटना शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं भुड़ना शुरू हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में निकलना, थोड़ा निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमें यही इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपकी दांतों की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और जैसे ही हम कोई हार्ड चीज़ खाते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे करके, तो उनके अंदर खाना फंसना शुरू हो जाता है, और वो बहुत इरिटेटिंग होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट कंटेक्ट हमारी पल्प के साथ होता है, और पल्प जो है वो सारी ब्लड और नर्व सप्लाई होती है। तो फिर इसके हवाले से कोई ट्रीटमेंट मौजूद है जो हम करवा सकते हैं अगर इस तरह की कोई हमें सिम्टम्स होना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर आपको ये सब हो रहा है और फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कैविटी हो चुकी है, आपके दांत में एक स्पेस बन चुकी हुई है, और आपको उस चीज़ को फिल करवाना है, जिसको हम फिलिंग्स कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि फिलिंग्स हो सकती हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टूट चुका है दांत तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद वही कैपिंग्स वगैरह हम करवाते हैं। तो इसके अलावा टूथपिक गैप से बन जाते हैं लोग, टूथपिक कर करके अपने दांतों में खुद ही गैप क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ भी खाना फंस सकता है, गम्स के अंदर भी फंस जाता है। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर डाइट आप कुल्ली किया करें, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। और ब्रशिंग और डेंटल फ्लॉस बेसिकली धागा टाइप चीज़ होती है जो वैक्स्ड होता है, और वो हम अपने दांतों के हर दांत पे वो धागा अगर रखें तो उससे दांत में जितना भी खाना फंसा होता है वो निकल जाता है। तो ये टूथपिक से बेहतर है। मतलब कि जो डेंटल फ्लॉस है ये अल्टरनेटिव हो सकता है टूथपिक का? जी बिल्कुल, और सेहतमंद भी है, बहुत अच्छी चीज़ है डेंटल फ्लॉस, और हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी आपके गम्स के लिए। और टूथब्रश तो आपको पता है वो तो है ही बहुत अच्छी चीज़, अगर आपको प्रॉपर टूथब्रशिंग आती है तो उससे सारे पार्टिकल्स निकल जाते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, हाँ, सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो ब्रशिंग का क्या तरीका होना चाहिए? हमारे देखने वालों को भी बता दें कि हम लोग जो ब्रश कर रहे हैं वो हम सही नहीं कर रहे। ब्रशिंग जो है आजकल तो बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, तो अगर आप एक अपने यूट्यूब पे भी एक टेक्निक रखें ब्रशिंग टेक्निक की प्रॉपर, तो वो आपको गाइड कर देते हैं विद वीडियो, एनिमेटेड वीडियोस के साथ। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि हमें अपने जो ब्रशिंग की टेक्निक्स हैं, आपका एक मोटिव ये होना चाहिए कि हर दांत का एक हिस्सा साफ़ होना चाहिए। हमारे दांतों की बेसिकली 4 वॉल्स होती हैं,
तो हमें उन 4 वॉल्स तक अपनी ब्रशिंग ब्रिसल्स को लेके जाना है। तो एंड वाले दांतों तक अक्सर लोग होते हैं आगे से कर लेते हैं और पीछे से नहीं करते और पीछे सारा प्लाक और कैलकुलस फंसना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पीछे ब्रश कभी नहीं पहुँचा। ठीक है, ठीक है। तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैंने एंड तक जाना है और मैंने हर चीज़ साफ करनी है, अंदर बाहर से। सर्कुलर मोशंस और वर्टिकल मोशंस होती हैं। ठीक है, मतलब आप अपने ब्रश को गोल गोल घुमाएं और वैसे कहा यह जाता है कि 45 डिग्री एंगल पे अगर आप अपना ब्रश रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है दांतों की। मतलब हम सुबह सुबह उठते हैं और रगड़ना शुरू कर देते हैं अपने दांतों को, जो नहीं करना चाहिए, जो हमारे दांतों के लिए भी नुकसानदेह होता है और हमारे गम्स के लिए भी। 2 मिनट के लिए अगर आप ब्रश करते हैं और बड़ा एक आपने मीडियम और लाइट फोर्स के साथ ब्रश करना होता है, अक्सर लोग रगड़ते हैं जिससे क्या होता है उनके गम रिसीड्स होना शुरू कर जाते हैं, मसूड़े घिसना शुरू कर जाते हैं। ठीक है। तो आपने जो सॉफ्ट टूथ ब्रशेज हैं वो यूज़ करने हैं, हार्ड टूथ ब्रशेज नहीं यूज़ करने। और जब जैसे आप बता रही हैं कि जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या क्या हमारे जो है बीमारियां हमें लग सकती हैं या हमारे दांतों के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है? सबसे पहले तो सेंसिटिविटी होती है। ठीक है। ठंडा गर्म आप कुछ खा नहीं सकते, इतनी मतलब एक नॉर्मल पानी भी नहीं आपसे पिया जाता। और ये जो आप एसी की ठंडी हवाएं होती हैं ये आपको लग रही होती हैं, और फॉर एग्जांपल अगर हवा चल रही है पंखे की तो आपके दांत उससे भी सेंसिटिव होते हैं। और बड़ी ये एक पेनफुल और रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग होती है। इसके अलावा ये होता है कि आप कोई मिर्च मसाले और ज़्यादा आइसक्रीम्स वगैरह एंजॉय नहीं कर सकते। इसके अलावा ये होता है कि गम्स जो होते हैं हमारे दांतों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ओरल जो हमारी बैक्टीरियाज होते हैं हार्मफुल, उनसे एक बैक्टीरिया का कांटेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दांत जो हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, वो हिलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि मसूड़े ने ये दांत को पकड़ा होता है। हाँ। तो जब मसूड़ा घिसना शुरू होता है तो दांत जो होता है वो आधे से ज़्यादा ओरल कैविटी में नजर आना शुरू हो जाता है और वो हिलना शुरू हो जाता है विद टाइम्स। ये मसले आते हैं। और दूसरा मसला ये भी है कि कई लोगों के सांस जब वो लेते हैं तो उसके साथ बदबू आना शुरू हो जाती है उनके मुंह से, बैड ब्रेथ होती है जो उनके आना शुरू हो जाती है। तो हमें इसका हल बताइए, पहले तो बताइए कि ये होती क्यों है, दूसरा इसे हम कैसे जान छुड़वा सकते हैं, हल क्या है इसका? बैड ब्रेथ को हम डेंटल लैंग्वेज में हैलिटोसिस कहते हैं। ठीक है। ठीक है। हैलिटोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी ब्रीदिंग जो है उसमें से एक गंदी बदबू आ रही है। अब वो बदबू किस तरह की होती है, वो एक फिशी स्मेल भी हो सकती है, वो एक कर्ड टाइप भी हो सकती है, ख़राब जो दूध या दही वाली होती है वो स्मेल भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो इसलिए होती है कि आपके मुंह में बैक्टीरिया है। और आपने सही तरह उसको साफ नहीं किया। ठीक है। अक्सर लोगों की जबान हमने देखी है वो बिल्कुल सफेद हुई होती है। जबान का जो नेचुरल कलर होता है वो पिंक होता है, पिंकिश सा होता है। तो कुछ लोगों की बिल्कुल वाइट हुई होती है, तो वो इंडिकेट कर रही होती है कि इनको कोई इन्फेक्शन है, कैंडिडियल इन्फेक्शन। जैसे डायबिटिक लोग होते हैं उनको ये चीज़ बहुत कॉमन है, कैंडिडियल टंग जो होती है उनकी ज़बान ज़्यादातर वाइट ही होती है, तो उसकी वजह से बैड ब्रेथ होती है। इसके अलावा मुंह में अगर आपने ओरल हाइजीन नहीं ठीक रखी हुई, आपका प्रॉपर ब्रशिंग नहीं किया हुआ, तो आपके मुंह में खाने के कुछ जरे पड़े रहते हैं। ठीक है। उन पे बैक्टीरिया जो होता है वो सर्वाइव करता है, एसिड प्रोडक्शंस होती हैं और उसकी वजह से भी बैक्टीरिया भी एक कॉज है आपके मुंह में एक गंदी बदबू आने का। अच्छा। तो उसका हल यही है कि आप जो ब्रश की आजकल कुछ ऐसे टूथ ब्रशेज आए हुए हैं जिनकी बैक साइड पे कुछ स्लिट्स बनी होती हैं। वो स्लिट्स का मकसद यही है कि आपने उसकी बैक साइड से अपनी ज़ुबान को रब करना है। हाँ। उससे क्या होता है वो जो प्लाक लेयर होती है या वो जो कैंडिडिया की लेयर होती है आपकी ज़ुबान के ऊपर वो उतर जाती है। इसके अलावा आपने माउथ वॉश यूज़ करने हैं ट्वाइस अ वीक। ठीक है। माउथ वॉश ऐसे यूज़ करना है कि थोड़ी माउथ वॉश थोड़ा सा लेके उसमें ज़्यादातर पानी डाल के आपने उसको कम से कम 1 मिनट तक कुल्ली करनी है, मुंह में रखना है ताकि उससे बैक्टीरिया सारे मर जाएं। तो उससे ये होता है कुछ बेहतरी हो सकती है। ठीक है जी। डॉक्टर ईशा ताहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर ईशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे ओरल हाइजीन के हवाले से कि जनाब आप लोगों ने अपना जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको ठीक करना है ताकि आपके जो है ओरल हेल्थ भी बरकरार रह सके और आपके जो दांत हैं वो बीमारियों से भी बच सके। तो इसी नोट पर हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हर जिर्रा है एक वुसअते सहरा मेरे आगे, हर कतरा है एक मौजाए दरिया मेरे आगे। एक नारा लगा दूं कभी मस्ती में सरेदार, कभी काबा ना बने कैसे कलीसा मेरे आगे।
वासिफ है मेरा नाम मगर राज हूं गहरा, जरे ने जिगर चीर के रखा मेरे आगे। जनाब, ये खूबसूरत कलाम है हजरत वासिफ अली वासिफ साहब का। वासिफ साहब को इल्मी और अदबी हलकों में आम तौर पर सूफी दानिश्वर के तौर पर जाना जाता है। मैं समझती हूँ कि वो सूफी नहीं, सूफी गर थे। आपने दानिश्वरी नहीं, दानिशगरी की है। वली कहें या फिर वलीगर, और मुराद एक ही है। और जब भी सूफीज़म और सूफी शायरी का जिक्र किया जाता है ना, तो वो हज़रत वासिफ अली वासिफ का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो मुआशरती बिगाड़ को ठीक करने के लिए है अखलाकियात की तरवीज करने की ज़रूरत है हमें, और यानी दीन का नाम लिए बगैर दीन की रूह को आम करने की ज़रूरत है। और तालीमात वासिफ की सूरत में हमारा काम और भी आसान हो चुका है इस वक्त कि अखलाकियात और मामलात की तालीम का पूरा इतर हमें मुअत्तर हालत में मयसर है। 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कॉलम निगार और सूफी वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा हुए। आज उनके चाहने वाले उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। हज़रत वासिफ अली वासिफ के काम और उनकी तालीमात से हम किसी न किसी हद तक वाकिफ तो हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी थी, उनकी तालीमात और नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम था, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साहबजादा हैं, काशिफ वासिफ हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, हमने देखा वासिफ अली वासिफ साहब की फ़िलॉसफ़ी और अक़वाल हम सबको पता है और हम उनके बहुत बड़े मदाह भी हैं, लेकिन हमें बताइए उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में। हम जानना चाहते हैं कि बतौर वो वालिद, बतौर शौहर, बतौर बेटे वो कैसे थे, और जब वो आप लोगों की परवरिश कर रहे थे तो क्या क्या असूल अपनाए उन्होंने, कैसी ज़िंदगी थी? वासिफ साहब की एक बड़ी खुसूसियत थी जी कि जो वो किताबों में नज़र आते हैं या जो लोगों में जैसे पहचाने जाते हैं वो ही घर में भी थे। अच्छा, मतलब किताबों के वासिफ साहब और घर वाले वासिफ साहब में कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है। तो हमें कोई इतना डिफरेंस नहीं फील होता था। हमारे घर में हर वक्त ही महाफिल का सिलसिला, लोगों के सवाल जवाब, सुबह से लोगों का आना, रात गए तक चलते रहना, ये एक मामूल था। तो हमें कोई बहुत डिफरेंस फील नहीं होता था कि जो दरवाजे के उस तरफ वासिफ साहब हैं और इस तरफ हैं, दोनों में कोई फ़र्क है। अच्छा। बहरहाल हमारे घर का मेरे बाकी दोस्तों के घरों से कुछ फ़र्क था। अच्छा। कि हमारे घर में कुछ और तरह की महफिल होती थी, कुछ और तरह की बातें होती थी। ठीक है। तो मेरे दोस्त जो उस दौर में हुआ करते थे तो वो कहते थे कि भाई होता क्या तुम्हारे घर में, इतने मेहमान आते हैं तुम्हारे घर में? कह हमारा काम है चाय पिलाना, हम लोगों को चाय पिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये रोजाना की बुनियाद पे, ये रोजाना की बुनियाद पे हुआ करता था। वासिफ साहब ने CSS का इम्तहान दिया, आपने MA इंग्लिश किया, MSc मैथमेटिक्स की, ठीक है। फिर आपने CSS का इम्तहान दिया, आपकी 14th पोजीशन थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। आपकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी दरवेश तबीयत थी, वो नौकरी शौकरी वाले नहीं थे। आपने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। और पढ़ाते पढ़ाते फिर आप लिखने की तरफ आ गए और फिर गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये सबसे पहले 1982 से ये गुफ्तगू का सिलसिला हुआ, सवाल जवाब, ठीक है। ये उस वक्त की बहुत अहम एक ज़रूरत थी। पुराने बुजुर्ग जब हुआ करते थे ना, दरवेश या वली अल्लाह जो हुआ करते थे, तो उस वक्त उनकी महाफिल में भी लोग आके अपने उक़्दे खोलते थे, अपने नुक्ते खोलते थे। तो आज के भी वक्त को एक ज़रूरत थी कि आज के जो सवाल हैं, आज की जो जनरेशन के सवाल हैं, उनको एड्रेस किया जाए और उनको सेटिस्फाई किया जाए कि दीन पर चलना सबसे आसान काम है। वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है। आप कहते थे कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की, ये सबसे बड़ा कुलिया है। यानी कि इन तीन चीज़ों के अंदर सारी बात छुपी हुई है। तो वो इंसान को बहुत अहमियत देते थे। वो कहते थे अगर कोई भूखा आ जाए ना तो उसे कलमा ना सुनना शुरू कर देना, पहले उसको खाना खिलाना। यानी कि इंसान की मदद बाज़ औक़ात आपके दीन से भी बड़ी हो जाती है। ये फ़लसफ़ा जो है ना, ये आज की बहुत अहम ज़रूरत है। आप अक्सर एक शेर सुनाते थे, कहते थे कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। क्या बात, तो वो जरा आदमी को थोड़ा सा और तरह से डील करते थे। मुझे बताइए काशिफ साहब कि उनकी कौन सी याद या कौन सी बात है जो आपके लिए हमेशा मशलेरा रही है और अभी तक आपके साथ है वो? मैं उस दौर में जी, चूँकि अभी
बलूगत थी, थोड़ी सी जवान, हल्का फुल्का सा हो रहा था, तो थोड़ा सा भागने की मैं कोशिश करता था। तो मुझे एक दिन ना आपने बिठाया और कहा कि देखो बेटा, मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। अच्छा। अब ये एक ऐसा नुक्ता था कि इसको आज तक खोलता ही जा रहा हूँ मैं, कि वालिद के सामने आप कैसे होते हैं, अपने वालिदैन के सामने कैसे होते हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में आपको वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे उनकी। इसका मतलब है कि आप हर वक्त उनको अपने सामने महसूस करें, और यही जो है कुलिया इंसान के लिए वो है कि हर जगह पर अल्लाह आपको देख रहा है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह आपको नहीं देख रहा? बिल्कुल ऐसे ही। जब ये तरबियत आपकी होनी शुरू हो जाए तो फिर आपको ये एहसास भी साथ में होता है कि अगर आपके वालिदैन आपको देख रहे हैं तो आपका खुदा भी आपको देख रहा है। बेशक। उस जगह से बचें और ऐसे काम मत करें जिनसे ये महसूस हो कि आपके वालिद को या आपके वालिदैन को ये बात बुरी लगेगी। बस वो बात जिंदगी से अवॉइड करते जाएं, जिंदगी आसान होती जाएगी। और जो सरकार भाई साहब ने एक बड़ा खूबसूरत हमारे साथ काम किया कि आपने कभी मजाक में भी हमसे झूठ नहीं बोला। अच्छा। यानी कि होता है ना, हम बच्चों को कभी कहते हैं अच्छा बेटा तुम ही कर लो, तुम्हें चॉकलेट टॉफी देंगे, दे ना दें, एग्जैक्टली, उसको मतलब थोड़ी देर के लिए बहला लेते हैं। लेकिन आपने कभी हमसे मजाक में भी झूठ नहीं बोला। आपने अगर कह दिया ना कि ये ऐसे करना है तो फिर वो वैसे ही होना। तो ये बात आपकी बड़ी सच्ची थी। और एक आपका बड़ा मशहूर फिक्रा है कि सच वो है जो सच्चे की जुबान से निकले। ये सच की डेफिनेशन, और ये सच की डेफिनेशन हमने अपनी जिंदगी में होते देखी है। अच्छा। कि ये सब कुछ हो रहा था लोगों के सामने, और घर में डिफरेंस ना होने की वजह भी यही है। सच्चा बंदा कभी एक्ट नहीं कर रहा होता। सच्चा बंदा जेन्युइनली जैसा होता है वैसा नजर वो एग्जैक्टली, वो बाहर भी और अंदर वो बाहर भी, उसका जाहिर भी और उसका बातन भी बिल्कुल एक जैसा चल रहा होता है। और ये सच्चाई हमने अपनी जिंदगी में देखी। ये हम चाहते हैं कि ये अब वालिदैन बच्चों को वो काम करके दिखाएं, बताएं नहीं, करके दिखाएं, ताकि उनकी जो है वो परवरिश के ऊपर ये बात रहे। मैं एक भाई हूँ, 3 मेरी बहनें, छोटी बहनें, अब तो खैर सारी बड़ी हो गई। अच्छा। तो लेकिन आपने कभी हमें ना डिफरेंस महसूस नहीं किया कि मैं बेटा हूँ, बड़ा हूँ, तो मुझे इसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, जैसे काशिफ साहब, वासिफ अली वासिफ साहब की जो शख्सियत थी ना, जो जितना हमने पढ़ा है, जो हमने जाना है, कि मकनातीसी उनकी शख्सियत थी, कि जो उनसे मिलता था या जो भी अभी अगर देखा जाए जनरेशन में, तो अभी अगर कोई उनके चीज़ें पढ़ता है तो उनका दीवाना हो जाता है। जब उनसे जो मिलता था वो दोबारा से उनसे मिलने की कोशिश करता था, उनसे मिलता रहता था। तो ये उनकी शख्सियत जो थी मकनातीसी, और मतलब कैसे? ये देखें, ये तो उस वक्त की बात है जब वो ज़ाहिरी तौर पर हयात थे। लेकिन उस आज शख्सियत को भी ऐसे ही आज भी महसूस किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि काश हम उस जमाने में हो। हम वैसे साहब से पूछते हैं, हम बात करते, मिल पाते, ऐसी शख्सियत को हम देख पाते, उनके कदमों में थोड़ी देर बैठते, कोई उनसे फैज़ लेते, कोई बात सुनते। ये शख्सियत का ना इखलास होता है कि जब इखलास से कोई शख्स बात कर रहा होता है ना, तो वो इखलास नुमाया होता है। नुमाया इस तरह से होता है कि वो उसके पास बैठने से आपको दुनियादारी से अब दूर हो जाते हैं। उसके पास बैठने से वक्त की कैद से थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाते हैं, आप फिराग हासिल कर लेते हैं। उसके पास बैठने से आपको याद इलाही ज़्यादा मिलती है। उसके पास बैठने से इश्क रसूल आपको अता होता है। तो ये वो बातें थी कि जो जिन बातों से ये खुशबू आती थी। मुझे फिर अशफाक साहब याद आ गए। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। ज़रूर। उन्होंने कहा, मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब ये थोड़ी सी मुझे ना दरवेशी भी चाहिए। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि वो जो एक दरवेश के पास बैठने से खुशबू आती है वो आनी चाहिए। तो आपने कहा कि अशफाक साहब देख ले, थोड़ा मुश्किल सफ़र है। तो आपने कहा कि नहीं, मैं करूँगा। ठीक है। तो अशफाक साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक काम करो, वो बोरी नहीं होती टाट, इसका ना एक सूट सिलवाओ। ठीक है। तो कहते हैं मैंने सूट सिलवा लिया, और मैंने एक दिन शीशे में पहन के देखा, ठीक लग रहा था, बोरी का है। तो फिर आपने मुझे कहा कि अच्छा अशफाक साहब एक काम करेंगे, अब आप ये सूट पहने और एक लिबर्टी का चक्कर लगा के
शाह साहब ने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, पहनता तो ठीक था, मैंने पहन लिया, हाँ। लेकिन मैं बाहर जाऊंगा लोग क्या कहेंगे कि अशफाक साहब ये क्या ड्रेस पहन के जा रहे हैं, मैं पैंट कोट पहनने वाला इंसान था, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा। कहते इस तरह से मुझे वाज साहब ने 22 तरीके बताए, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। कहते मुझे फिर एहसास हुआ कि अच्छा, यानी कि इस रास्ते में मैं खुद ही कहीं अपनी रुकावट बना हुआ हूँ। तो हम लोग जब अल्लाह के रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, तो शायद हम लोगों को खुश करने के लिए चल रहे होते हैं, लोगों में वो नुमायां होने के लिए चल रहे होते हैं, हम लोगों के सामने वो नेक बनने के चक्कर में चल रहे होते हैं, जबकि ये सारा खेल अल्लाह के रास्ते का है। अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह के लोगों को इसलिए खुश करना है कि अल्लाह खुश होगा। बेशक जब आपका मंशा अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे ना, फिर दुनिया खिंचेगी, फिर वो खुद ही खींचती आएगी। फिर वो बात में तासीर इंसान की नहीं होती, बात में तासीर वो रब की तरफ से होती है। वो बात करता है तो लोगों के दिल गुदाज हो जाते हैं, वो बात करता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बात करता है तो उनके कई मसले हल हो जाते हैं। तो उनकी बातों के अंदर वो खुशबू है आज भी, जो आज भी जो है महसूस होती है। बेशक उनके ऑडियोज हैं हमारे पास बहुत सारे, हमने YouTube पे बहुत सारा काम किया है, उनके बहुत सारे ऑडियोज हमने चढ़ाए हुए उसके ऊपर। तो वो लोग सुनते हैं, अपने सवाल सुनते हैं, बस सबकी आवाज़ सुनते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वीडियोस नहीं है, बहुत कम है उनकी वीडियोस कि हम लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 1-2 लेक्चर है सिर्फ आपके जो मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो है वो हमारी कोशिश है कि हम देते रहें। हम अभी तक काम कर रहे हैं बस सबकी तालीमात पर। जब आपका विसाल हुआ है तो उस वक्त आपकी तकरीबन कोई 4 किताबें थी। अच्छा। आज माशाल्लाह 55 बुक्स हैं। माशाल्लाह। And still we are working on it. सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छा लगा कि वासिफ अली वासिफ साहब की ज़िंदगी का कुछ अहाता हम लोग कर पाए हैं, उनकी ज़िंदगी को समझ पाए हैं कि वो क्या थे, और अभी भी वैसे ही हम उनको जान पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। साहबजादा काशिफ वासिफ हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह आज उनका यौम पैदाइश है वासिफ अली वासिफ साहब का, और कुछ हमने कोशिश की है कि उनकी ज़िंदगी को जान पाएँ, समझ पाएँ, और हम भी उनके जो है नक्शे कदम पर चल पाएँ कि वो कैसा जो है वो हमें बनाना चाहते थे, शख्सियत उनकी कैसी थी, हम क्या उनसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी नोट पे हम भी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है कि हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं, और उन मसाइल को हल करने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात के मुतालिक भी आपको आगाह करते रहते हैं। और लाहौरियों के मसाइल हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और जहाँ तक कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात की जाए तो उसकी फराहमी भी मुश्किल होती जा रही है, जिसमें साफ पानी की फराहमी एक निहायत ही अहम मसला है। हुकूमत पंजाब ने सूबे में पानी के ज़िया को रोकने और आमदन बढ़ाने के लिए पानी के मीटर लगाने के 2 साल पुराने मंसूबे को खत्मी शक्ल दे ही दी है आखिरकार। और इस मामले में वासा लाहौर का चीनी कंपनी के साथ मुआहिदा भी तय पा चुका है, और जिसके मुताबिक चीनी कंपनी पानी के मंसूबों में सरमायाकारी करेगी, और इस मंसूबे के खदोखाल क्या होंगे, शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए क्या क्या इकदामात उठाए जाएंगे, इस मंसूबे की वजह से शहरियों पर कितना बोझ पड़ेगा, इन सब मामलात पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चेयरमैन वासा हैं शेख इम्तियाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। सर आखिरकार पंजाब हुकूमत का जो मंसूबा था, 2 साल पुराना मंसूबा वाटर मीटर के हवाले से, उसको खत्मी शक्ल दे दी गई है, मुआहिदा भी तय पा गया है चाइनीज़ कंपनी के साथ। तो इस मुआहिदे के हवाले से हमें बताइएगा कब से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और किन किन इलाकों में ये वाटर मीटर लगाए जाएंगे? ये पूरे लाहौर में जो है वो वाटर मीटर लगाएंगे। इनिशियली 7.5 लाख मीटर जो है वो लाहौर में तकरीबन हमारे जो कनेक्शन है वासा के, ठीक है, उन पे लगेंगे। और ये चीनी कंपनीज का कंसोर्शियम है, वो वाटर मीटर जो है ये सबसे बेहतरीन इस प्रोजेक्ट की जो बात है कि वो यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। और ये तकरीबन 9 अरब लागत का मंसूबा है, और लाहौर के हर घर, हर कमर्शियल बिल्डिंग या जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट, स्कूल,
हर जगह पे ये मीटर अब लग देंगे। अच्छा जी। तो कब से शुरू होगा इस पे काम जो है होना? उन्होंने कह लें कि 2 साल का टाइम लिया मुकम्मल करने काम से, और 2 साल के बाद तकरीबन इंस्टॉलेशन के बाद 10 साल की इसकी वारंटी भी शामिल है। ठीक है। तो ये हमें बताएं बुनियादी मकसद, अगर मैं पूछूं और जैसे हमारे देखने वाले भी हैं उनको बता दें कि पानी का जो मीटर लग रहा है इसका बुनियादी मकसद क्या है, और जो ज़र ज़मीन जो हमारा वाटर टेबल है वो भी कम होता जा रहा है, उसकी सतह भी, तो क्या ये उसको भी रोक पाएगा? जी बिल्कुल, इसका बुनियादी मकसद जो है वो आमदन बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बल्कि मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इससे आमदन जो है वो कम होगी। अच्छा। इसका जो बुनियादी मकसद है वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, पानी को बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। इससे जो आपने कहा वाटर टेबल जो ऑलरेडी सस्टेन हो चुका है, हमारे अंदाजे के मुताबिक ये वापस आएगा। अच्छा। ये इसी तरह है कि जैसे अब लोग थोड़ी केयरलेस होते हुए टूटी खोल के चले जाते हैं, या बाहर रोज़ाना अपना ड्राइव में धो रहे होते हैं, इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और पानी की जो बचत है इसमें जो है ये आप इनकलाब मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट से आएगा। अच्छा। ये पूरे पाकिस्तान में इवेंचुअली जाएगा ना, क्योंकि लाहौर ने एक रोल मॉडल जो है वो दे दिया है। ठीक है। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये जो वाटर मीटर है ये पूरे पाकिस्तान में लगने चाहिए, ताकि हर जगह पे पानी की बचत हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पानी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर लाहौर में इसको जिस बेदर्दी से ज़ाया किया जाता है उस पर भी बहुत बड़ा ये कंट्रोल होगा। और इससे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको बिल आएगा। अगर आप सारा महीना घर पे नहीं थे और आप किसी वजह से आउट ऑफ कंट्री थे तो आपका बिल बिल्कुल नहीं आएगा। ओके। अगर हाँ आप पानी को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, खोल के गाड़ियाँ धो रहे हैं या फिर 2-2 घंटे बात ले रहे हैं, और तो उससे जाहिर है कि फिर आपके बिल में जो है वो ये एक बिजली की तरह ही है कि जैसे हम आज जो है वो निकलते हुए कमरे से स्विच ऑफ करते हैं, हाँ। तो फिर एक लीकेज जो है पानी की बहुत बड़ी, हमारे सिंक में लीकेज हो रही होती है, बाथरूम में टॉयलेट में लीकेज हो रही होती है, हम इसको देखते ही नहीं है। हालांकि अगर एक एक कतरा भी जो है वो लीक हो रहा हो तो कई गैलन बन जाता है एक दिन में। अच्छा। तो इस पे भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ा जो है वो ये पेशरफ्त होगी। एक क्राइसिस से हम इंशाल्लाह पहले निकल चुके हैं कि जो कहा जाता था कि लाहौर का एक्वाफायर 1 मीटर जो है रोजाना हर साल नीचे जा रहा है, वो सस्टेन तो हो गया है, लेकिन इसको अब वापस लाने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे बता दें सर कि ये कितने फेजेस में लगेगा, मुकम्मल हो जाएगा ये जो मंसूबा है? मतलब सारे घरों में लगेगा, हमारे सारे घरों में लगेगा जितने भी लाहौर में अगर बात की जाए? और दूसरा क्या हमें ये अपने खर्चे पे लगवाने पड़ेंगे? जी ये लाहौर में हर जगह पे लगेगा, पहली बात तो ये। ठीक है, हर घर में, हर कमर्शियल एरिया। जी बिल्कुल। और 25% जो है इसकी सब्सिडी जो है इस आपके घर में जो मीटर लगेगा उसकी 25% सब्सिडी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद 20% जो है कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा अपफ्रंट, और बाकी जो है वो बहुत छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में उनके बिल में जो है पर मंथ लग के आएगा। अच्छा, लेकिन इसका रेट क्या होगा? मतलब जैसे हम लोग फी यूनिट बिजली का भी बिल देते हैं फी यूनिट के हिसाब से, तो इसका भी क्या इसी तरह रेट आएगा, या बिजली की तरह इसका भी बिल हमारे सामने आ जाएगा अगर आवाम फिर चीखें मारना शुरू कर देगी कि इतना ज़्यादा बिल आ गया? ज़्यादा नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इससे आमदन में कमी आ सकती, ज़्यादती नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप पानी को बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल लाहौर के जो लोग हैं एवरेज पर्सन, वो मेरा हाल दुनिया में सबसे टॉप पे हो गए पानी इस्तेमाल करने में। अच्छा। तो इसका मतलब है कि बाकी दुनिया भी तो पानी इस्तेमाल कर रही है ना, तो वो कम पानी पर कैपिटा यूज़ कर रही है। और अगर हम बाकी दुनिया के जो शहर है उसके बराबर पानी इस्तेमाल करेंगे तो हर एक का जो है वो बिल कम होगा। ठीक है। लेकिन बात वही है, मैंने कहा कि ये आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर आप जो करंटली यूज़ कर रहे हैं उसी तरह इस्तेमाल करेंगे कि नलका खुला छोड़ देंगे तो जाहिर है आपका बिल में जो है वो ज़्यादा होगा। वैसे लाहौर के लोगों ने पिछले 3 सालों में जिस तरह कोऑपरेट किया है हमारे साथ, और पानी के जो लेवल जो हमारा एक्वाफायर अंडरग्राउंड पानी जो इस्तेमाल करते हैं
उसको सस्टेन करने में जो हमारी मदद की है, ये इनक्रेडिबल, ये लाहौर के लोगों को बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है। अच्छा। और ये दुनिया में चंद मिसालों में से एक मिसाल होगी जो लाहौर के लोगों ने जो है वो कायम की है। तो मेरे ख्याल से उनके बाद उनको ये तोहफा भी तो मिलने जा रहा है ना? ये तोहफा भी है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। पूरी दुनिया के जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनमें वाटर मीटर लगे होते हैं, ताकि किसी को, अभी भी मेरे पास लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि वो वाटर मीटर लगा रहे हैं, उनकी डिमांड होती है कि मैं पानी बहुत सरफे से इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इतना बिल नहीं आना चाहिए। ठीक है। और उनकी बात भी जायज़ है, क्योंकि करंटली हम जिस पे जी आपके कितने मरले हैं उस हिसाब से हम वो एक कैलकुलेशन की हुई है कि इतने मरले हैं तो इतना 1000 गैलन इस्तेमाल हो रहा होगा, तो ये बिल है। ठीक है। तो करंटली हम एक एस्टिमेशन 5 मरले के घर, 10 मरले का घर, 7 मरले का घर, 1 कनाल का 2, इस एस्टिमेशन पे जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि 2 कनाल के घर में 2 बंदे रह रहे हो, तो उस हिसाब से उसको बिल जाना चाहिए, लेकिन उसका बिल हम कैलकुलेट करते हैं कि जी ये 2 कनाल पे इतना ज़्यादा। तो पानी की जो जितने इस्तेमाल है, फेयर लोगों को जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो जितना पानी कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही और जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बिल आएगा। उतना बिल आएगा। दूसरा सर, बहुत से लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर डायरेक्ट बोर भी कर लेते हैं और ये भी बहुत बड़ा मसला है। जो कीमती हमारा पानी है वो जाया होता रहता है, तो इसका कोई आप लोगों ने हल निकाला है इस मसले का? ये जो डोमेस्टिक है बोर, उस पर काम हो रहा है, लेकिन जो कमर्शियल बोरिंग करते हैं उसके लिए हमने लाइसेंस काफ़ी पहले से इशू कर दिया हुआ है, और उस बोर का लाइसेंस हम वासा बिल्कुल इशू करता है, और वो उसका बिल भी होता है। जैसे उसका कम से कम बिल जो है कमर्शियली 2500 से शुरू होता है, और 1 लाख पर क्यूसिक जो है वो उसका रेट जाता है। अच्छा। तो कमर्शियल पे तो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है काम, और उनकी बिलिंग भी शुरू हो चुकी हुई है काफ़ी पहले से ही, लेकिन जो डोमेस्टिक है उस पर भी काम जारी है। उसके जो है टैरिफ जो है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है कि उसको कैसे कम से कम लोगों को जो है वो पैसे डाल के उसकी सहूलत जो है फराहम की है। और दूसरा सर, हम देख रहे थे कि जो आप लोगों का मंसूबा था 1 स्ट्रीट 1 लाइन, वो भी हो गया था, बंद हो गया था दरमियान में, अब दोबारा से बहाल हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है, तो उस हवाले से बताइएगा वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये अनफॉर्चुनेटली जो पुरानी गवर्नमेंट थी, क्योंकि बताना पड़ता लोगों को बाहर ही कि जब भी कोई पाइप पुराना होता था और बड़े शौक से वो पाइप नया डाल दिया जाता था। अच्छा। और कुछ लाइनें जो है पुराने पाइप से कनेक्ट हैं और कुछ नई लाइन से कनेक्ट हैं, और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता था। इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। और वो 3-3, 4-4 लाइनें डाल दी गई है और चारों फंक्शनल हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमने पिछले साल ये एक मंसूबा शुरू किया था और उसकी बड़ी सक्सेस भी आई थी वाटर क्वालिटी में भी, कि हमने वो जो है डिगिंग करके जो एक्स्ट्रा पाइप्स थे जो पुराने वाले, उनको हमने डिसेबल कर दिया था दोनों तरफ से। उससे फ़र्क ये पड़ा कि एक तो क्वालिटी पानी की, जो कंटेमिनेटेड पुराने टैंक जो पाइप थे वो बंद हो गए, एक तो उसमें क्वालिटी में फ़र्क पड़ा, और दूसरा क्योंकि जब हम ट्यूबवेल को ऑन करते थे तो वो पहले 5-6 पाइप, क्योंकि पाइप बड़ा होता है 10-10, 12-12 इंच का, 18 इंच का, तो वो उसको भरने में टाइम लगता था, 3-3, 4-4 पाइप्स। और अब ये जब से हमने 1 स्ट्रीट 1 लाइन वाला मंसूबा शुरू किया तो वो इतने प्रेशर में इजाफा हुआ कि लोगों के जो दूसरे और या तीसरी मंजिल पे भी पानी जो है वो आना शुरू हो गया। तो इसकी सक्सेस को देखते हुए जो है वो, क्योंकि हमने इसको मानसून की वजह से, क्योंकि मानसून के दौरान जो है वो डिगिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ख़तरात होते हैं कि बारिश हो जाए तो कोई मेजर नुकसान ना हो जाए, तो उसको हमने जो है वक्ती तौर पे पॉज कर दिया था पिछले मानसून में, जो कि अब हमने दोबारा शुरू कर दिया है। अच्छा। पूरे लाहौर का सर्वे जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका हुआ है। जहाँ जहाँ स्ट्रीट्स में 2 लाइनें हैं, 6 जो सब डिवीज़न है उनकी जो उन पे काम भी शुरू हो चुका हुआ है, और बकाया 6 पे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा। तो हमारी 34 सब डिवीज़न है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च के एंड तक ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और लाहौरियों को पहले से ज़्यादा साफ़ पानी
और लेकिन सर अभी भी ये साफ पानी का मसला मौजूद है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बहुत गंदा पानी आता है और हम भी घर पे जो टैप वाटर है वो नहीं पी सकते, हमें बाहर से महंगा पानी खरीद कर पीना पड़ता है। तो इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। ये मसला कोई अभी नहीं है, बहुत पुराना मसला है। आप बात ठीक कर रही है। ये लाहौर 1974 से जो है वासा काम कर रहा है इसमें, और मैं समझता हूँ कि इतनी बेकायदगियाँ और इतनी अनसाइंटिफिक मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए गए कि लाहौर के पानी को गंदा करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया। अच्छा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह काफ़ी इलाकों में हमने पानी टेस्ट कर दिया टैप्स का। ठीक है। जिसमें रिवाज गार्डन में हमने शुरू किया था पिछले साल, तो वहाँ पे हमारी जो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब्स हैं वो वहाँ पे गई और पानी को चेक किया। हाँ। और वो ड्रिंकेबल वाटर जो है हमने वहाँ पे सप्लाई लेनी शुरू कर दी। ठीक है। और इसी तरह ये जो अब सब डिवीजन 6 अब हो जाएगी, इसके बाद हमारी जो वाटर टेस्टिंग लैब्स हैं वो डोर टू डोर जाके वो चेक करके वो देगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी ये ख्वाहिश है और काफ़ी पुरानी है और इस पर हम काफ़ी दरसा से काम कर रही है कि लाहौर के लोगों को जो ड्रिंकेबल वाटर है वो टैप में मिले, और वो उसमें काफ़ी फ्यूचर एंड पे भी काम हो रहा है। अच्छा। और जो करंट रिसोर्सेज है उसको भी देखते हुए उस पर भी काम हो रहा है। तो करंट रिसोर्सेज में जो काफ़ी अच्छी इसमें पेशरफ्त चल रही है, बल्कि आप गुलबर्ग के इलाके में भी काफ़ी इलाकों को जो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन हम इंशाल्लाह ये जो 34 सब डिवीजन है 1 स्ट्रीट 1 लाइन के बाद ब्लू जो है वो लगाएंगे गलियों में कि ये पानी जो है ड्रिंकेबल है, और हमारे अफसरों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लोगों को पानी पी के दिखाएं। ठीक है जी। शेख इम्तियाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन वासा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए एंटरटेनमेंट की दुनिया की, तो एंटरटेनमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नौजवान नस्ल के लिए कोई ना कोई पैगाम छुपा हो, क्योंकि मुआशरे में जिस कदर बेरारवी बढ़ रही है हमें उस पर हर मुमकिन जराए से काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से नौजवान नस्ल में जो मुनशियात का इस्तेमाल है उसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो मुआशरे की जड़ें जो है वो खोखली करता जा रहा है, और हज़ारों नौजवान इस लानत का शिकार भी हो रहे हैं। अब तो तालीमी इदारे भी इसके शर से महफूज नहीं रहे। लेकिन एक खुशाइंद बात यह है जनाब कि अब इस मसले के खिलाफ आगाही फराहम करने के लिए एक नहायत ही शानदार मूवी बनाई गई है जिसका नाम है कहे दिल जिधर। और उस फिल्म में नौजवानों में मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान और खसूसन तालीमी इदारों में मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ आवाज उठाई गई है। तो इस फिल्म का थीम क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिल्म की कास्ट है जिनमें से एक्टर और प्रोड्यूसर हैं कामरान बारी, उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, और जुल्फ़िकार हुसैन साहब है, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के। कामरान आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और जुल्फ़िकार साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कामरान सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहूँगी, इतना ट्रेलर अच्छा है और मूवी भी अच्छी होगी, रिलीज हो चुकी है कल। हमें बताइएगा कि इसमें अपने जो है करैक्टर के बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा काम करके, जिसके बारे में हम बात करते हैं आम दिनों में भी कि इस जो लानत है, ये मुनशियात की लानत, इस पे हमने जो है काबू पाना है। तो इसकी आगाही के हवाले से ये काम किया है आपने, कैसा लगा आपको? देखिए जी, मैंने कोशिश की है कि किसी तरह कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी की तरफ। ठीक है। तो बहुत और भी मौजू थे जिसके ऊपर फिल्म बनाई जा सकती थी, बट हमने ये सोचा कि एक ऐसे मौजू को लिया जाए जिससे कुछ ना कुछ बेहतरी आए सोसाइटी में। तो ये जो ड्रग्स जो है ये माशरे में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, और स्पेशली हमारी जो नौजवान नस्ल है, स्टूडेंट्स, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करी है पूरा। तो हमने ये जो फिल्म बनाई है ये बेसिकली दोस्तों के ऊपर है, 4 दोस्तों की कहानी है, और किस तरह दोस्त एक दूसरे दोस्त को एक बुरे रास्ते के पे चलने से बचा सकते हैं और किस तरह उसको वापस ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका मकसद यही है कि से नो टू ड्रग्स, और दोस्तों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां प्ले करनी होती हैं, क्योंकि दोस्ती जो है एक हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक पॉजिटिव रोल भी और नेगेटिव भी कर सकती है। तो यही हमने कोशिश की है इस बात को पहुंचाया जाए आवाम तक,
और बस एक बाकी आप लोग देख के मुझे बताएंगे कि कैसी लगी आपको। जरूर जरूर हम भी देखेंगे और हमारे देखने वालों से भी यही मैं अपील करूंगी कि आप लोग भी जरूर ये मूवी देखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि ये जो नासूर है इसको हमने किस तरह काबू में लेकर आना है। दूसरा जुल्फ़िकार साहब, हम आपसे बात करते रहते हैं इस नासूर के हवाले से, इसको किस तरह काबू में लाया जा सकता है, ये कहाँ से आता है, नौजवान नस्ल कितनी जल्दी इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है, आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत थी हमें इस तरह की आगाही की? इस फिल्म में जो सबसे बड़ी मेन बात है, जिसका जिक्र हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करते रहे हैं कि वालिदैन बिल्कुल अपने बच्चों पे अपने मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं देते। एग्जैक्टली। और फिर दोस्त ऐसे आपस में उनकी फ्रेंडशिप होती है जो यूनिवर्सिटी और लाइफ में शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक उनमें ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देता है। और ड्रग का जब इस्तेमाल करता है, जो 3 दोस्त होते हैं वो उसको मना तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इस वजह से कि यार ये जो मेरा दोस्त है ना, ये हमारा दोस्ती कहीं ज़ाया ना हो जाए। अच्छा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि दोस्त की दोस्ती ज़ाया हो जाए वो बचाते हैं, मगर उसकी जान को नहीं बचाते। उसकी असल जो इस फिल्म में मैसेज ये दिया गया है कि जो दोस्त वो होने चाहिए जो दोस्त वो उसकी दोस्ती को कुर्बान कर दे लेकिन उसकी ज़िंदगी को बचा ले। और वो उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती है उस ख़ानदान के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस माशरे के लिए जिसमें वो रह रहा है। बिल्कुल। और ये मूवी में बहुत ही जो एक मैसेज डिलीवर किया गया है, और उसमें मैं समझता हूँ फिर ऐसी चीज़ों का भी तस्करा किया गया है जिसमें जो हमारे शरीफ शुरफा जो ड्रग्स का धंधा करते हैं और अपनी शराफत का लबादा ओढ़कर और ये कहते हैं कि जी हम तो सोसाइटी में बड़े पारसा हैं, लेकिन हकीकत में इनसाइड वो हमारी नई नस्ल को तबाह कर रहे होते हैं। और इस फिल्म में ये भी बताया गया है कि किस तरह लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं। वो कहते हैं कि तालीमी इदारों को ज़्यादा जाल बिछाया जाए और उसमें ज़्यादा नौजवान आएंगे और हमारा धंधा भी ज़्यादा चलेगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात फिर एक और बात है कि एक बंदा जब क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है, जब उसकी वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचता है, उसकी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के भी फेज पे इस पे बात की गई है कि लोगों को उस तरफ भी आना चाहिए। और दूसरा मुझे कामरान आप बताइएगा कब से ये फिल्म बन रही थी, इसकी कब से शूटिंग हो रही थी और ये अब रिलीज हो चुकी है? जी, इसकी 45 डेज की शूट थी जो कि 2019 में कंप्लीट हो गई थी। ओके। और हमारी इसकी फिल्म 23 मार्च 2020 में रिलीजिंग थी इसकी। अच्छा। और हमारा पूरा एक बड़ा लॉन्चिंग इवेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली मार्च में लॉकडाउन की वजह से तो 2 साल हमें रुकना पड़ा। और अब हमने इसको रिलीज़ किया, 17 दिसंबर को रिलीज़ हुई है, बट पंजाब में प्रॉपर व्यूइंग स्क्रीनिंग जो है वो कल से स्टार्ट हुई है। तो अब ये है कि लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स के लिए फिल्म देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो कंप्लीट पैकेज है, एंटरटेनिंग है, ठीक है, प्लस ये कि वो जब वापस निकलेंगे सिनेमा घरों से तो कोई एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज लेके निकलेंगे जो कि हमारे इस वक्त की अशद ज़रूरत है। एग्जैक्टली, बड़ी ये हैपनिंग फिल्म भी लग रही है। और जैसे आपने बताया कि कल ये रिलीज हो चुकी है पंजाब में भी, तो कैसा रिस्पांस रहा? जो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कल हमें काफ़ी लोगों ने हमें फीडबैक दिया, प्रेस मीडिया काफ़ी लोग इन्वाइटेड थे, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। एग्जैक्टली तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे इसमें बताया गया है कि तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा जो है ये ड्रग्स बढ़ती जा रही है, तो इसके आपको बेसिक क्या लगती है, क्या कॉज क्या लगती है आपको? देखिए, कॉज ये है कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्पेशली जो हमारी टीनेज जो होती है ना, वहाँ पे बहुत सारी रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। स्पेशली पेरेंट्स की नेग्लिजेंस, पीयर प्रेशर्स होते हैं, एजुकेशन के हमें हाई स्टैंडर्ड्स अचीव करने, किसी को स्पोर्ट्स में चाहिए, कोई ड्रग्स का सहारा लेता है, किसी के आइसोलेशन में चले जाते हैं लोग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ रुजू करते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि इसमें उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए ताकि स्पेशली पेरेंट्स का जो एक रोल है ना, कि वो अपने बच्चों को टाइम दे और उसकी कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी को फौरन मॉनिटर करे। और साथ साथ पेरेंट्स के साथ ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों की। यानी अगर मेरा दोस्त को मैं देख रहा हूँ कि किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो आजकल क्या होता है कि लोग कहते हैं यार उसकी लाइफ है, हमने एक दफा मना कर दिया, मर्जी उसकी, ज्यादा बोलूंगा तो बात नहीं करेगा, छोड़ो मेरा क्या ताल्लुक। बट उसका ताल्लुक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है कि वही बात जो जुल्फ़िकार साहब ने कही कि दोस्ती बचाते, दोस्त को नहीं बचाते। तो ऐसा हुआ है इस फिल्म में, ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर भी काम हुआ है कि जो लोगों ने जिंदगी सुसाइड कर ली, ओवरडोज की वजह से स्टूडेंट्स मर गए, तो और दोस्तों को पता होता है कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है। अब वो गिल्टी फील करते हैं, वो बच्चों से मैं मिला हूँ, दे फील गिल्टी कि हमने कुछ किया नहीं। तो इट्स अबाउट टाइम कि यू नो यू शुड टेक अप अ स्टेप, रेज योर वॉइस और प्रैक्टिकली
अपने अमल से इस चीज को रोको, लफ्जों से नहीं, अमल से। नाराज होता है दोस्त तो होए, उसके पेरेंट्स को बताओ, उसकी फैमिली में बताओ, उसको उसकी जिंदगी बचानी है। तुमने अपनी दोस्ती को, जब दोस्त ही नहीं रहेगा तो दोस्ती क्या रहेगी? और बाद में फिर रिग्रेट्स करने की क्या जरूरत है? अगर आप तभी जब वो जिंदा है तभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। जुल्फिकार साहब, इसमें क्या ये भी बताया गया है कि कहाँ से आती हैं ड्रग्स? मतलब हमारी अब मकामी सतह पर भी अब हमें मिल रही हैं। पहले हम कहते थे कि शायद यहाँ से नहीं मिलती हैं, कहीं से आती हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। अब तो मकामी सतह पर भी बनना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह ड्रग स्मगल होती है, किस तरह ड्रग की ट्रैफिकिंग है, किस तरह माल को इकट्ठा किया जाता है, कौन कौन लोग उस पर बैकअप पे होते हैं और किस तरह वो कानून नाफिज करने वालों पे असरअंदाज होते हैं। मैं समझता हूँ ये फिल्म लोगों को जरूर देखनी चाहिए और इससे एक मैसेज है और एक उन लोगों का चेहरा सामने आता है जो बिहाइंड द सीन। देखे, जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं कोई ना कोई शख्स तो है ना इस जगह पे, एक नहीं है, कई हैं। लेकिन ये है कि अब बाहर से जो आने का सिलसिला वो तो एक अलग हिस्सा है, लेकिन लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा हो गई। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं नई नई चीजों का। अब वीट है, वीट भी वो यहाँ तैयार होनी शुरू हो गई है। उसके बाद आइस है, वो भी यहाँ लोग बनानी शुरू कर रहे हैं। जब जारी बात एक चीज़ बन रही है, एक चीज़ तैयार हो रही है, उसने मार्केट में आना है और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी इंटरवेंशन होनी चाहिए जो हम अपनी नई नस्ल या उस सोसाइटी में जो फैमिली का रोल है, फैमिली बॉन्डिंग जो है ना, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। आज तक मैं समझता हूँ कोई भी जो सोसाइटी का जो बड़ा है उसने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। देखिए, पॉपुलेशन का फ्लो बहुत बढ़ रहा है। ऐसी जो मूवीज हैं, ऐसे ड्रामे हैं, ये ऐसे मैसेजेस हैं, हमें देने चाहिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी चैनल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, घरों में बैठ के सब कुछ देखते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें, ऐसे मैसेजेस आ जाए तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो हम ओवरकम कर, मैं ये नहीं कहता हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और दोस्त की दोस्ती गवाकर उसकी जान को बचाया जा सकती है। कामराज, मुझे आप बताइए, इस फिल्म में जब शूटिंग हो रही थी तो कौन सा ऐसा कोई सीन या कोई ऐसी चीज, जो ऐसा लम्हा लगे जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था? बिल्कुल, एक स्टेज थी जहाँ हम लोग एक रोड ट्रिप पे चारों दोस्त जाते हैं और हम लोग जाते हैं झील सैफुल मुलूक नारान। अच्छा। और वहाँ पे शूटिंग थी और अक्टूबर का एंड था और बर्फ स्नोफॉल हो रही थी। तो हमें एक सीन था जो राफ्टिंग का सीन था, जो पानी में हमें जाके चारों दोस्तों ने राफ्टिंग करनी थी। ठीक है। तो वो ठंडे बर्फ में और हमारे पैरों में गीले और बारिश हो रही और उसमें हमने राफ्टिंग भी की और उसके टेक्स बार बार हुई क्योंकि वो मंशा रोमा सर्दी की वजह से प्रॉपर हम लोग, मैं जुनेद सब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो हमें जब टेक्स करनी पड़ रही थी तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि सर्दी की वजह से ना बड़ा एक सिचुएशन ओवरऑल बहुत ही ठंड थी। तो हमें उसमें बड़ा एक यादगार रहा क्योंकि वो हम मेमोरेबल रहा क्योंकि सब लोगों ने बड़ा एंजॉय भी किया बाद में, क्योंकि सब बीमार हो गए थे शूट के बाद। तो वो बड़ा अच्छा रहा क्योंकि वो ट्रिप हमारा नारान का बड़ा अच्छा रहा। वहाँ पे सारी स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, साइकिलिंग और वो सब करते हुए इट वाज वेरी फन। और मतलब हमारे देखने वालों को लगता है शायद एक्टर का काम बड़ा आसान होता है, बस उसने एक्टिंग करनी है और फिल्म बन गई और बस एडिटिंग होगी और सारी सिनेमा घर में हम लोगों ने आधी रिलीज कर दी। तो मतलब एक्टर के लिए भी बहुत मुश्किलात होती हैं उसको एक्ट करते हुए, बहुत ज्यादा, बहुत चैलेंजिंग। देखिए, कमरे में ड्रामों में हम अक्सर देखते हैं जो एक ड्राइंग रूम के घर के, वो फिर भी कंपैरेटिवली इजी होते हैं क्योंकि आप इंडोर एनवायरनमेंट में होते हैं। बट जब आउटडोर शूट्स होती है लोकेशन पे, जो कहीं गांव में हो रही है, कहीं सेट्स लग रहे हैं, कहीं इस तरह मिलता है पहाड़ों में लोकेशंस पे, वो बहुत टफ होती है। ना वहाँ आपके पास प्रॉपर अकोमोडेशन की फैसिलिटी होती है, ना खाना प्रॉपर होता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, पहाड़ों पे जब हम ऊपर गए तो वो जीप्स पे कैमरे लेके वहाँ पे रात हो जाना, वापसी का सफ़र, रुकने का मसला, क्या खाएं क्या पिए, कपड़े, बहुत टफ होता है स्पेशली आउटडोर लोकेशंस पे और आउटडोर शूट्स में। बट ये है कि जितने घंटों में पूरे दिन में एक सीन शूट होता है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स का होता है और लोग उसको देख के बस उनको लगता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। इसकी शूटिंग जितना डिफिकल्ट होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। तो आर्टिस्ट और एक्टर्स को सारों को बड़ा क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को, जो इतनी मेहनत करके एक चीज लोगों तक पहुंचाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल है। और जनाब, जितना टफ ये होता है काम करना, वो चाहे कोई काम भी हो, और एक्टर के लिए बहुत टफ होता है कि आपने कहीं जाना है, किसी लोकेशन पे जाके अपनी एक्टिंग जो सीन है वो दिखाना है और वहाँ पे किसी तरह का भी माहौल हो सकता है, किसी तरह का भी इन्वायरमेंट हो सकता है, तो आपने अपनी जो स्किल्स हैं वो दिखानी होती है। तो जनाब, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है
पसंद आया होगा सेगमेंट, और आपसे अपील भी मैं यही करती हूँ कि जनाब आप लोगों ने जाके ज़रूर फिल्म देखनी है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने ये जो नशा है इससे किस तरह अपनी जान छुड़वानी है, और ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए, और जुल्फ़िकार हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए जनाब, बड़ा अच्छा आप लोगों ने काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा प्रोग्राम ही आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीकेंड है, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, मंडे को आपसे मुलाकात हो